हाँ तो बच्चों, हम लोग स्टडी कर रहे थे ये क्वेश्चन जिसमें कि हमने एक ब्लॉक को हॉरिजॉन्टल सरफेस पे फेंका था और उसमें मैक्सिमम कंप्रेशन निकाला था। तो इसमें हमने सिंपल कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा दिया था। अब इससे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन मैं देता हूं आपको, ठीक है? देखिए, तो क्वेश्चन ये है कि अब की बार ये एक स्प्रिंग है, मासलेस स्प्रिंग, ये ग्राउंड है और यहां से हमने एक ब्लॉक को गिराया है। एम मास का ब्लॉक एच हाइट से गिरा रहे हैं हम लोग, है ना? तो ये इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, तो मैक्सिमम कंप्रेशन निकालना है। तो क्वेश्चन ये है, अ ब्लॉक ऑफ मास m is dropped on a spring of constant k, है ना, from a point at height h। h हाइट पे एक पॉइंट है, वहां से हमने इसको फेंक दिया है। फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन निकालना है, ठीक है? तो अब देखिए, ऐसे समझिए कि बाद में कुछ सिचुएशन ऐसी हो गई, मतलब ये यहां तक आ गया ब्लॉक, ठीक है, और ये स्प्रिंग जो है वो पिचक गया, तो यहां से यहां आ गया ये, ठीक है, ये x नॉट हो गया मान लीजिए, ये एम मास का ब्लॉक। अभी फिलहाल ये रुक गया, उसके बाद फिर ये उछल जाएगा वापस से। तो सॉल्यूशन में लिखता हूं मैं कि लेट x नॉट इज मैक्सिमम कंप्रेशन, है ना? अब क्या है कि यहां पे ना ग्रेविटी वर्क करेगी। अब ग्रेविटी जब वर्क करेगी तो वो h डिस्टेंस तक करेगी x नॉट और करेगी। तो वर्क डन बाई ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाई स्प्रिंग इज इक्वल टू 0 ले लेंगे। तो वर्क डन बाई ग्रेविटी हो गया आपका mg इंटू में x नॉट प्लस h, और वर्क डन बाई स्प्रिंग हो गया आपका k इंटू x इंटू dx 0 टू x नॉट, एंड दैट इज इक्वल टू 0 माइनस 0, 0 माइनस 0, क्योंकि फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी 0 है, इनिशियल भी 0 है। तो ये हो गया हमारा mg इंटू में x नॉट प्लस h, और ये हो जाएगा k इंटू में एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट चली जाएगी 0 से लेके x नॉट तक। तो ये हो गया mg इंटू में x नॉट माइनस प्लस h माइनस हाफ k x नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये एक इक्वेशन बन गई जिसको आप कह सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा हमको, तो मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। हालांकि क्योंकि m वगैरह की टर्म में है तो आंसर जो है वो m और k की ही टर्म में आएगा। तो देखिए क्या आंसर आया। तो ये हो गया आपका आंसर, हाफ k x नॉट स्क्वायर माइनस mg x नॉट, है ना, और माइनस mg h बराबर 0। इससे डिवाइड कर दो तो x नॉट स्क्वायर k x नॉट स्क्वायर, है ना, ये x नॉट स्क्वायर ही कर दो, x नॉट स्क्वायर माइनस 2mg बाई k इंटू में x नॉट और माइनस 2mg h बाई k इज इक्वल टू 0। ये ऐसे बन गया। तो भी ऐसे हो गया x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस बी ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे c नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया। अब इसके रूट निकालने का एक तरीका होता है, x नॉट इज इक्वल टू माइनस बी, है ना, इस ब्रैकेट की जरूरत नहीं है वैसे तो, इवन इस ब्रैकेट की भी जरूरत नहीं है, माइनस डी, है ना,
तो यानी कि 2mg/k प्लस माइनस अंडर द रूट इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 4m²g² माइनस 4 गुना है ना 4ac, इन दोनों की मल्टीप्लाई का 4 गुना माइनस, अच्छा ये माइनस और है तो प्लस हो जाएगा, प्लस 8mgh/k डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया जी। अब 2 हम काट सकते हैं इसमें से, सब में से, तो देखो अगर मैं 2 काट दूं तो x0 की वैल्यू आ जाएगी 2mg/k प्लस माइनस 2 कॉमन है ना, तो ये हो गया m²g²/k² प्लस 2mgh/k डिवाइडेड बाई 2, 2 पूरे में से कट जाएगा, तो x0 की वैल्यू आ जाएगी mg/k प्लस माइनस, अगर मैं इसमें से mg/k कॉमन ले लूं, mg/k कॉमन, तो देखो एक तरीके से हमने इसको m²g²/k² से डिवाइड कर दिया, तो k चला जाएगा ऊपर, तो 1 प्लस 2k इंटू h/mg, ये आ गया। अब देखो अगर मैं यहाँ पे माइनस साइन यूज कर दूं तो ये mg/k है, ये भी mg/k प्लस समथिंग है, तो ये बड़ा है, तो कुल मिला के माइनस साइन तो आप यूज कर ही नहीं सकते हो, तो आपको प्लस ही यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ से x0 की वैल्यू आएगी mg/k प्लस mg/k इंटू अंडर रूट 1 प्लस 2kh/mg, ये आ जाएगी। तो बस यही आंसर, और क्या है, ठीक है बच्चों। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द वैल्यूज ऑफ mg एंड kh। तो आप इसको याद भी कर सकते हो फॉर्मूले को, याद तो खैर बहुत मुश्किल है करना, है ना, बस तरीका समझ में आ गया आपको कि ऐसे ऐसे करना होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। देखो तो अब की बार हमारे पास यहाँ पे एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, फिक्स है ये, फिक्स्ड इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। तो ये एक ब्लॉक है जिसका मास m है और ये एंगल थीटा है, यहाँ पे एक स्प्रिंग है, ये डिस्टेंस h है मान लो, है ना, तो h लेंथ से हमने इस ब्लॉक को गिराया है, द ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम हाइट h, मैक्सिमम कंप्रेशन निकालना है स्प्रिंग में, है ना। क्वेश्चन है इन द सिचुएशन shown in figure, the spring is at its natural length, है ना, find maximum compression in the spring। अब देखो यहां पे बना देता हूं मैं डायग्राम, है ना, तो एक स्टेज ऐसी होगी कि ये स्प्रिंग ना मैक्सिमम कंप्रेस्ड होगा, तो उस वक्त ब्लॉक यहाँ पे आके पिचका रखा होगा इसको, है ना। तो मान लो ये लेंथ थी L0, अब ये जो लेंथ हो गई ये हो गई L0 माइनस X0, है ना।
तो देखा जाए तो एक्स नॉट अमाउंट से स्प्रिंग पिचक गया, ठीक है, ये थीटा ही है। तो सॉल्यूशन में वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। के फाइनल भी 0 है और के इनिशियल भी 0 है, ठीक है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा? अब ग्रेविटी के का ना एक ही कंपोनेंट वर्क करेगा जो कि आपका है mg sin थीटा, mg cos थीटा वर्क नहीं करेगा। तो आप कह देंगे कि mg sin थीटा इंटू एच, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि देखो ये h है ना, तो इसका जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है तो वो h sin थीटा हो जाएगा। तो h sin, तो ग्रेविटी का वर्क तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करेगा, तो mg इंटू एच sin थीटा लिख दो, या फिर mg sin थीटा इंटू एच लिख दो, बहुत बराबर ही है। लेकिन फिर ये और भी आगे जाएगा, तो h प्लस एक्स नॉट करना पड़ेगा हमें, है ना, h प्लस एक्स नॉट, एक ब्रैकेट हटा सकते हैं, फिर माइनस k इंटू एक्स इंटू डी एक्स एंड द लिमिट गोज फ्रॉम 0 टू एक्स नॉट इज इक्वल टू 0। 0 माइनस 0 इज 0, ठीक है बच्चों, समझ रहे हो? तो अब देखो, बस आप कहोगे सर सब कुछ तो सेम है, mg की जगह mg sin थीटा आ गया, तो एक्चुअली तो बिल्कुल सही बात है, mg की जगह mg sin थीटा आ गया, तो ये हो जाएगा हमारा mg sin थीटा इंटू एच प्लस mg इंटू साइन थीटा इंटू एक्स नॉट माइनस हाफ ऑफ k इंटू में एक्स नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, हाफ ऑफ k इंटू में एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस mg साइन थीटा इंटू एक्स नॉट, है ना, और माइनस mg h इंटू में साइन थीटा, है ना, इज इक्वल टू 0। अब ये वही क्वाड्रेटिक बन गई, इसको सॉल्व कर लेते हैं क्वाड्रेटिक को। तो अब की बार मैंने 1/2 के इधर ही रहने दिया, थोड़ा आसानी रहेगी इसको ऐसे सॉल्व करने में, ठीक है, देखिएगा। अब ये हो जाएगा आपका x नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाली टर्म माइनस बी, यानी कि mg साइन थीटा माइनस इसका स्क्वायर माइनस ये प्लस माइनस अंडर द रूट m स्क्वायर g स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 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 प्लस हो जाएगा जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ठीक है। तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये आ जाएगा आपका 2, मतलब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू में 1/2 के इंटू में दिस, तो प्लस 2 mgh के इंटू में साइन थीटा, है ना, डिवाइडेड बाई k, क्योंकि है ना 2a होता है ना, तो k हो गया नीचे। तो अब देखो mg साइन थीटा हम कॉमन ले सकते हैं, mg साइन थीटा कॉमन प्लस माइनस mg साइन थीटा, तो इधर क्या बच गया 1 प्लस mg साइन थीटा कॉमन, मतलब m स्क्वायर g स्क्वायर साइन थीटा, तो ये बन गया 2hk बाई mg साइन थीटा, k तो रहेगा ही नीचे, तो डिवाइड बाई k डिवाइड बाई k, तो पूरे के नीचे k लिख दो। अब माइनस हम नहीं ले सकते हैं, तो यहाँ से x नॉट की वैल्यू आ जाएगी mg साइन थीटा बाई k कॉमन ले लो, ठीक है, तो 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 2hk बाई mg साइन थीटा, ये आ गया। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x नॉट। तो आप देख सकते हैं ये ऐसा कोई मुश्किल नहीं है, ये ठीक है, सॉल्व किया जा सकता है आसानी से। अब मैं डेटा भी दे सकता हूँ आपको, तो अगर मैं डेटा दे दूँ तो डेटा से ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। मान लीजिए कि थीटा दे देता हूँ मैं 30 डिग्री, ठीक है, m दे देता हूँ मैं 1 kg, सही है, m 1 kg हो गया हमारा, h की वैल्यू में दे देता हूँ 10 मीटर, है ना, और k की वैल्यू मान लीजिए है 20,
20 न्यूटन मीटर इनवर्स। ठीक है बच्चों, तो अब हमें बताना है कितना कंप्रेशन आएगा। तो देखिए वैल्यू डाल देते हैं इसमें। तो x नॉट की वैल्यू आ जाएगी m इज 1, g इज 10, तो 10 इंटू में 1/2 अपॉन में 20 है ना, इंटू 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 2 इंटू में h इज 10, k इज 20 डिवाइडेड बाई m इज 1, g इज 10 एंड दिस इज 1/2। ठीक है, तो देखो ये 10 से 10 कट गया, तो ये 20 दूनी 40 और 40 को आधे से डिवाइड करेंगे 80, 80 और 1 81 है ना, 81 का अंडर रूट 9 आ जाएगा, 0 से 0 गया। तो x नॉट की वैल्यू आ गई 1/4 इंटू 1 प्लस 9। तो देखा जाए तो कितना हो गया 1 प्लस 9 के हिसाब से, तो 1 प्लस 9 के हिसाब से 10 हो गया, 10/4, तो ये 2.5 मीटर आ गया। सही है बच्चों, ऐसे करके बस जो भी आएगा डेटा। ठीक है, तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। 10 मीटर से भी तो आ रहा है, तो 2.5 मीटर तो पीछे खींच सकता है, इसमें क्या दिक्कत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए ये रफ है, इसमें जो है ना फ्रिक्शन भी है, तब क्या करेंगे, है ना। इन केस ऑफ रफ सरफेस, मान लो कि यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू इज इक्वल टू 0.125 है ना, ये म्यू दे रखा है सपोज, या तो 0.2 कर देता हूं थोड़ा, म्यू को कर देता हूं मैं 1/2√3। चलिए अब थोड़ा आसानी रहेगी, 1/2√3। अब मान लो निकालना है मैक्सिमम कंप्रेशन। तो देखो अब की बार वही कहेंगे, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसमें अच्छी बात यह है कि चाहे आपका मतलब इस वाले मेथड में चाहे फ्रिक्शन भी इन्वॉल्व हो तो एक ही मेथड चलता है, बस फिर वर्क करते चले जाओ, सबका वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ग्रेविटी का वर्क हो जाएगा आपका, ग्रेविटी फोर्स है कितना, mg sin 30, 5 हो गया एक तरीके से, तो 5 इंटू में 10 प्लस x नॉट, ये हो गया ग्रेविटी का वर्क, क्योंकि mg sin 30 की वैल्यू 5 हो गई, समझे बच्चों। फिर फ्रिक्शन कितना लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा म्यू mg cos 30, F फोर्स हो जाएगा म्यू mg इंटू में cos 30। तो देखो मैंने डेटा ऐसा पकड़ा है कि 1/2√3 1 इंटू 10 इंटू में √3/2 है ना, तो ये √3 से √3 कट गया, तो 10/4 आ गया, तो 2.5 न्यूटन हो गया, ये 2.5 न्यूटन जानबूझ के लिया है, क्योंकि फ्रिक्शन अगर कम नहीं रहेगा ना mg sin थीटा से तो नीचे आएगा नहीं। तो 2.5 इंटू में आपका वही हो गया, फिर क्या कहते हैं mg प्लस x नॉट है ना, 10 प्लस x नॉट। अब मान लो मैं k की वैल्यू बदल देता हूँ, ठीक है, इस क्वेश्चन में मान लो k 40 है हमारा, है ना, जस्ट इमेजिन k डबल कर दिया गया है 40। तो फिर स्प्रिंग का वर्क तो वही है 1/2 k इंटू में 40 इंटू में x नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ऐसे हो गया। ठीक है बच्चों, मैंने सिर्फ k बदला इस क्वेश्चन में, क्योंकि म्यू आ गया तो फिर मुझे k बदल देना चाहिए ताकि कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए। अब देखो ये 5 है, ये 2.5 है, तो 2.5 ही बचेगा बस, तो 2.5 इंटू 10 प्लस x नॉट एंड माइनस 20 इंटू में x नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये अंदर ले जाओ, तो ये 25 हो गया प्लस 2.5 x नॉट है ना, माइनस 20 x नॉट का स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 20 x नॉट का स्क्वायर माइनस 2.5 x नॉट प्लस 25 इज इक्वल टू 0, माइनस 25। अब देखो x नॉट की क्या वैल्यू आएगी, तो ये हो गया 2.5 प्लस, क्योंकि माइनस वाला तो ले नहीं सकते, 2.5 का स्क्वायर 6.25, दोनों की मल्टीप्लाई का डबल, तो जब हम दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 इंटू 20 500 हो जाएगा, 500 का डबल हो गया 1000,
प्लस 1000, नहीं दोनों की मल्टीप्लाई का 4 गुना होता है ना, 4AC 2000 डिवाइडेड बाई 40, ऐसा हो गया 2006.25 एक्स नॉट की वैल्यू आ गई बच्चों 2.5 प्लस माइनस 2006.25 है ना, डिवाइडेड बाई 40। तो 2006.25 का अंडर रूट क्या आएगा, है ना, तो इसका अंडर रूट आना चाहिए आपका, इसका कुछ तो अंडर रूट आएगा तो एक काम करते हैं, देखो 6.25 से इसको डिवाइड करते हैं। 6.25 को मैं लिखता हूं 25/4, है ना, 25/4। तो अगर 4 8000, 8025 हो गया ये 8025/4, है ना। 8025 का अंडर रूट अगर मैं लूंगा तो आएगा आपका 8025 का अंडर रूट, आई थिंक ये हो जाएगा आपका 8025 का अंडर रूट। चलो देखते हैं क्या अंडर रूट बनेगा इसका। अगर ये 10,000 होता तो अंडर रूट 100 आ जाता, तो 10,000 से कुछ कम आएगा, है ना। 95 का देखें, 95 का 5 × 25 का 5 2 45 45 45 90 90 2 92 81 81 और 2 85। नहीं इसका अंडर रूट नहीं आ रहा, और अंडर रूट तो आना चाहिए 8325 और 2 90 हो गया ये, है ना। ठीक है 85 का देखते हैं। तो 90 का देख लेते हैं, तो 90 का अंडर रूट कितना आएगा, 981। हाँ तो समथिंग वेंट रॉन्ग, अगर ये 81 से होता तो फिर रूट आ जाता इसका, ठीक है, कुछ गलत तो नहीं हुआ। 25 2.5 20 this 2.5 is 5/2, 5/2 का स्क्वायर इज 25/4, 25 दूनी 50, 50 चौके 5 चौके 20, ठीक तो 2025। चलिए अब ये इतना ही आएगा, सो दिस इज अवर आंसर, ठीक है। माइनस हटा देंगे बस, तो कैलकुलेटर से निकाल सकता था पर कैलकुलेटर मोबाइल में ही है, उससे रिकॉर्डिंग हो रही है तो ये नहीं हो पा रहा है मुझसे। तो इसका अंडर रूट जो है वो लगभग 90 के आसपास आएगा, स्लाइटली लेस देन 90, ठीक है। तो 90 का आधा 45, 45 + 2 मतलब 1 मीटर के आसपास आ जाएगा। चलो जो भी आएगा आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैं एक क्वेश्चन उठाता हूँ, इसी तरह का क्वेश्चन है HC वर्मा में, ठीक है, वो ले लेते हैं फिर ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि उसका डेटा थोड़ा सोफिस्टिकेटेड होगा। देखिए फिगर शोज ए स्प्रिंग at the bottom and an incline of inclination 37 degree. So this angle is 37 degree. And a small block of mass 2 kg starts slipping down an inclined plane at a point 4.8 meter away from the spring. This distance is 4.8 meter and this block is of mass 2 kg. इनका देखते हैं। The block compresses the spring by 20 centimeter.
stops momentary and then rebounds to a distance 1 मीटर। अच्छा, इसने x नॉट की वैल्यू भी दे दी है, 20 सेंटीमीटर है ये, यानी कि 0.2 मीटर, और बाद में ये रिबाउंड भी हुआ है, ठीक है, और 1 मीटर तक रिबाउंड हुआ है। फाइंड द फ्रिक्शन कोफिशिएंट द स्प्रिंग कांस्टेंट। तो हमें k और म्यू निकालना है। तो बच्चों इसमें k भी निकालना है हमको, k की वैल्यू फाइंड करनी है और म्यू की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन हो गया। तो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हो गया। तो हमने कॉन्सेप्ट ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो हमें ये कह रहे हैं कि 0.2 का कंप्रेशन आ गया। तो देखें कॉन्सेप्ट तो यही है जैसे कि मैं बता रहा था आपको। तो अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें एक तीसरी स्टेज भी है, और तीसरी स्टेज ये है कि ये बाद में उछल जाता है ना, ब्लॉक स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे आ जाता है और ब्लॉक यहाँ तक जाता है। अब ये जो पोजीशन है ये यहाँ से लेके यहाँ तक 1 मीटर है, समझ रहे हो बच्चों। तो अब अगर मतलब ब्लॉक इसको दबाएगा और उछल के वापस जाएगा। तो हम एक काम करते हैं कि पहले फर्स्ट से लास्ट सिचुएशन तक की बात कर लेते हैं, फर्स्ट टू लास्ट। तो फर्स्ट टू लास्ट में स्प्रिंग का वर्क 0 हो जाएगा। मतलब ये स्टेज 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो हम अप्लाई कर रहे हैं 1 से 3 तक। तो ध्यान से देखो कि इसने दबाया और ये यहाँ आके रुक गया है ना। तो जब यहाँ आके रुक गया तो यहाँ से ये 1 मीटर है ना, समझ रहे हो बच्चों। तो अगर यहाँ से 1 मीटर है तो यहाँ से तो 4 मीटर रह गया ना फिर, क्योंकि 0.2 मीटर का तो कंप्रेशन डाल ही दिया था उसने। 4.8 में 0.2 मीटर जोड़ेंगे तो 5 मीटर, तो यानी आते हुए तो 5 मीटर चला गया था। चलो पहले मैं 1 to 2 की इक्वेशन लिख देता हूँ, 1 to 2 है ना। तो देखो वर्क डन बाय ग्रेविटी, तो ग्रेविटी फोर्स हो गया mg sin 37। ग्रेविटी फोर्स मैं अलग से निकाल लेता हूँ, mg sin 37 की वैल्यू, g को 10 लेते हुए, तो 2 इंटू 10 इंटू में 3/5, तो 20 इंटू 3/5 12 न्यूटन हो जाता है ये। तो ग्रेविटी का वर्क हो गया 12 इंटू में 5, है ना। 5 इसलिए क्योंकि 4.8 मीटर तो यह है ही, और 0.2 मीटर इसने इसको दबाया, प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन का वर्क हो गया म्यू इंटू में mg cos 37। तो म्यू mg फ्रिक्शन, म्यू इंटू में mg इंटू में cos 37। cos 37 होता है आपका 4/5, और mg की वैल्यू 20 है, तो 20 इंटू 4/5 16 म्यू हो गया ये। तो माइनस में आएगा ये, तो माइनस का 16 म्यू इंटू में 5, है ना, प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग। तो स्प्रिंग का वर्क भी नेगेटिव ही रहेगा, तो माइनस का 1/2 इंटू में k इंटू में 0.2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये मेरी बन गई इक्वेशन नंबर 1। ये 1 से 2 तक का है। अब 1 से 3 तक की बना लेते हैं, 1 to 3। 1 to 3 में अच्छी बात यह है कि स्प्रिंग दबा और फिर वापस खुल गया, तो स्प्रिंग का नेट वर्क डन 0 हो गया। तो ग्रेविटी का वर्क कितना हुआ, तो 12 इंटू में 4 इसलिए क्योंकि यहाँ से आया वो 5 तक और एक ऊपर चल गया, तो इफेक्टिवली तो वो 4 ही मीटर चला ना। तो 12 जो है वो mg का कंपोनेंट है, तो हम यहाँ पे स्मार्ट खेल रहे हैं, mg का एक साइन वाला कंपोनेंट है, उसी का वर्क निकाल रहे हैं। फिर फ्रिक्शन का वर्क कितना हो गया। अब देखो यहाँ पे आता है नॉन कंजर्वेटिव नेचर। ग्रेविटी का जो वर्क है वो डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है, पर फ्रिक्शन का डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, क्योंकि जब वो नीचे आएगा तो 5 मीटर, ऊपर जाएगा तो फिर से 1 मीटर, 6 मीटर। तो माइनस का 16 म्यू इंटू में 6 और इज इक्वल टू 0, 0 माइनस 0, क्योंकि रुक गया हो तो यहाँ से तो खटाक से म्यू निकल गया। तो ये 60 है और ये आपका 96 है, म्यू इज इक्वल टू 0। तो म्यू की वैल्यू आ गई आपकी 60 डिवाइडेड बाई 96, ठीक है। तो 6 के टेबल में आएगा ये, आई थिंक, है ना। हाँ, 6 का 10 गुना और 6 का 18 गुना, आई थिंक, है ना। 6 कम 6, 6 6 36, 16 गुना। तो 10/16, 5/8, है ना। तो म्यू की वैल्यू 5/8 आ गई। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, 43 का आंसर 0.5, this is 0.5। mg sin 37,
mg sin 37. m तो 2 है ना, 4.8 मीटर, m is 2, sin 37, तो mg sin 37 cos 37 होता है 4/5, sin 37 होता है 3/5, 5 से कट गया, ये 2 आ गया, 2 2 4 दिया, 12 12 तो है ही, तो 12 इंटू 4 15 चौके 60, 16 इंटू 6 16 की 96, मेरे को 0.5 कैसे दे रहे हैं भाई साहब? पॉइंट 5 दिया है मुझे तो व्हाट इज द मिस्टेक आई एम डूइंग? तो म्यू हमारा आया है 60/this, तो ये 4 मीटर लग रहा है, क्योंकि 1 मीटर रिबाउंड हुआ ना, 4.8 मीटर आया और 1 मीटर रिबाउंड हुआ, तो इफेक्टिवली 4 ही मीटर हुआ। ये 12 था ना, अरे ये 15 कहाँ से कर दिया मैंने? सो दिस इज 48, वही ना, बिल्कुल एकदम सही है बच्चों। हाँ कभी मैंने ये 15 लिख दिया, तो 48/96, so that comes out to be 1/2, 0.5। तो म्यू तो हमारा 0.5 आ गया, क्योंकि 15 कहाँ से आ गया? डोंट नो, पता नहीं कहाँ से 15 आ गया, तो म्यू आ गया हमारा 0.5। ठीक है बच्चों, अब हम इसमें डाल देंगे ऊपर वाली इक्वेशन में म्यू की वैल्यू, तो के भी आ जाएगा। देखिए 60 माइनस 8 पंजे 40 इज इक्वल टू 0.2 का स्क्वायर का मतलब हो गया 4/100, तो 2/100 2k/100 है ना, यानी कि k/50। तो आप देख सकते हो ये 20 है, तो 20 इज इक्वल टू k/50, तो k इज इक्वल टू 20 इंटू 50, तो 1000 हो गया k न्यूटन मीटर इनवर्स। तो दिस वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन। समझ गए बच्चों? होपफुली आप लोग समझ गए होंगे। तो जितना टफ लग रहा था एक्चुअल में उतना टफ है नहीं, बहुत आसान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, स्प्रिंग के ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये है कि ये एक स्प्रिंग है और ये एक ब्लॉक है, ठीक है, ये बंधा हुआ है धागे से, और ये एक और ब्लॉक है, इसका मास m है, इसका भी m है, ये b है, ये a है, और m की वैल्यू दे रखी है हमको 0.32 kg है ना, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट हमको दिया हुआ है 40 न्यूटन मीटर इनवर्स। और ये डिस्टेंस 40 ही दे रखी है ना, 40 सेंटीमीटर। तो इसको ना हमने पकड़ के रखा हुआ है, तो जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे a नीचे जाएगा, b आगे जाएगा, तो कभी ना कभी b जो है ना वो कांटेक्ट लूज करेगा। तो जिस समय पे b कांटेक्ट लूज करेगा उस समय पे ब्लॉक ए की स्पीड क्या होगी? तो क्वेश्चन ये है, इन द सिचुएशन शोन इन फिगर फाइंड स्पीड ऑफ द ब्लॉक ए when the block B leaves
contact with ground, तो क्वेश्चन ये है कि जैसे ही हम ए को छोड़ेंगे ए नीचे भागने लगेगा, बी आगे बढ़ने लगेगा, बी आगे बढ़ने लगेगा, स्प्रिंग खींचने लगेगा, तो स्प्रिंग ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, एक फोर्स ऐसा होगा, एक स्टेज ऐसी होगी कि बी कांटेक्ट लूज कर देगा। तो इनिशियली स्प्रिंग जो है वो अपनी नेचुरल लेंथ पे है, इनिशियली द स्प्रिंग इज एट इट्स नेचुरल लेंथ। शुरुआत में स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे है, ठीक है बच्चों। तो फिर देखिए कैसे होगा, है ना। तो इसके लिए मैं क्या करूं, तो मैं यहीं पे एक डायग्राम बना देता हूं, नहीं तो नया डायग्राम बनाना पड़ेगा मुझे, है ना। तो मान लीजिए स्प्रिंग खींच गया और ये ब्लॉक आ गया हमारा, और ये रस्सी और ये ब्लॉक ये चला गया नीचे, है ना। तो मान लो कि ये x0 अमाउंट से नीचे चला गया, या फिर d लिख लेता हूं मैं। x0 इज डिफरेंट, याद रखना स्प्रिंग में जो खिंचाव है ना वो अलग है, वो d नहीं है। हाँ ये भी d ही है, दिस इज आल्सो d, समझ रहे हो बच्चों। मतलब जितना ये आगे जाएगा उतना ये भी आगे जाएगा। तो आप कहोगे सर ये वाला d छोटा बना दिया, क्योंकि वो दिखेगा नहीं ना, फिर अगर ज्यादा बड़ा बना दूंगा मैं तो चलिए देखिए। तो अब इस एंगल को थीटा मान लेते हैं, तो एफबीडी ऑफ ब्लॉक बनाएंगे, ये बी का एफबीडी है। सो दिस इज 0.32 kg, है ना, या एम ही लिख लो, बाद में एम की वैल्यू डाल देंगे। तो नीचे को तो एम जी लग गया जी, और एक फोर्स ही लग गया के x0, है ना। अब याद रखना x0 और d डिफरेंट है। हाँ ये एंगल जरूर थीटा है, क्योंकि स्प्रिंग थीटा एंगल पे वर्टिकल से टिल्ट हो गया, तो जो ये स्प्रिंग का फोर्स है ये भी वर्टिकल से थीटा ही एंगल पे लगेगा। आगे को भी एक फोर्स लग गया T। अब बात आगे वाले फोर्स की नहीं है, बात है वर्टिकल फोर्स की, क्योंकि कांटेक्ट लूज तो तभी होगा ना जब वर्टिकल फोर्स जीरो हो जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो गई है, n इज जीरो। तो n जीरो का मतलब है कि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। तो तभी संभव है जब k इंटू एक्स x0 इंटू कॉस इंटू थीटा इज इक्वल टू mg हो जाए, है ना। ये है। अब cos थीटा की वैल्यू तो हम यहां से भी निकाल सकते हैं। cos थीटा कैन बी रिटन एज k इंटू x0 इंटू cos थीटा। 40 डिवाइडेड बाई 40 प्लस x0 हो गया। ये x0 मान लो सेंटीमीटर में है, तो अगर सेंटीमीटर में है तो x0 बाई 100 करना पड़ेगा हमको, है ना। तो ये हो गया आपका cos थीटा इज बेस बाई हाइपोटेन्यूज, सो 40 बाई 40 प्लस x0, है ना। अच्छा यहाँ पे उसको मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, या समझ लो कर भी दिया तो 40 बाई 100 या दिस बाई 100 तो कट जाएगा। mg हो गया आपका 0.32 इंटू 10, है ना, g को 10 लेना है। k तो दे रखा था ना, k इज 40, सो दिस इज आल्सो 40। तो आप देख सकते हो 3.2 हो गया, है ना। सो दिस जीरो दिस जीरो दिस जीरो दिस जीरो गेट कैंसिल। तो क्या आंसर आया, 16 x0 इज इक्वल टू 40 प्लस x0 इंटू 3.2। तो 3.2 का 5 गुना होता है ये, 3.2 का 5 गुना होता है ये 16। तो 5 x0 इज इक्वल टू 40 प्लस x0। तो इसका मतलब 4 x0 इज इक्वल टू 40, तो x0 इज इक्वल टू 10। तो x0 की वैल्यू बच्चों 10 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। बस अब क्या दिक्कत है, यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा ऊपर, है ना। दिस गिव्स मी x0 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब x0 10 आया है, d नहीं आया है 10, तो d की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखो d स्क्वायर इज इक्वल टू 40 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर, है ना। मतलब ऐसे 40 का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर इज इक्वल टू 50 का स्क्वायर। अब ये सब सेंटीमीटर में ही है, तो यहाँ से और डी स्क्वायर की वैल्यू आएगी 2500 माइनस 1600, तो डी की वैल्यू आ जाएगी 30 सेंटीमीटर। तो कुल मिला के कंक्लूड हो गया कि 30 सेंटीमीटर जब आगे बढ़ेगा तब जाके जो ब्लॉक भी है वो हवा में आएगा यहाँ पे, क्योंकि एन ऊपर को लग रहा था ना, तो एन को मैंने 0 डाल दिया, समझ रहे हो बच्चों।
n इज इक्वल टू 0 फॉर कॉन्टैक्ट लॉस इन कॉन्टैक्ट, फॉर कॉन्टैक्ट लॉस, है ना। मतलब ही सेइंग सो दैट इट कैन लूज कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड। तो लूज कॉन्टैक्ट का मतलब कॉन्टैक्ट तो लॉस तभी होगा जब नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाएगी। तो कुल मिला के अभी आधा सवाल सॉल्व हो चुका है, अब बस वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी बाकी है। तो देखिए अब हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे इसमें। अब वर्क एनर्जी थ्योरम, तो यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम WET, तो WET इज वर्क एनर्जी थ्योरम। तो ये A तो नीचे जा रहा है, B आगे जा रहा है, तो B पे ग्रेविटी कोई वर्क नहीं कर रही बच्चों। तो यही इंपॉर्टेंट है कि देखो B पे भी ग्रेविटी लग रही है पर वो नीचे को लग रही है ना। और टेंशन का तो वर्क हम 0 लेंगे ही, क्योंकि टेंशन यहाँ से एनर्जी लेके इसको दे रही है, बस वर्क क्या कर रही है टेंशन। इंटरनल फोर्सेस का वर्क नहीं लेते हैं। तो ग्रेविटी का वर्क हुआ आपका 0.32 इंटू में G इंटू में 0.3, है ना। और स्प्रिंग का वर्क हुआ आपका 1/2 इंटू में 40 इंटू में 0.1 का स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो इसका डिस्प्लेसमेंट 30 सेंटीमीटर है, पर स्प्रिंग में जो खिंचाव आया है वो 10 ही सेंटीमीटर है। इज इक्वल टू के फाइनल विच इज इक्वल टू 1/2 इंटू में 0.32 इंटू में v का स्क्वायर और प्लस 1/2 इंटू में 0.32 इंटू में v का स्क्वायर। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों की इक्वल स्पीड होगी। जिस समय पे ये यहाँ होगा इसकी स्पीड v इधर को है तो उसकी स्पीड v इधर को होगी, क्योंकि रस्सी तो टाइट ही है ना ये। तो जितनी स्पीड से a चल रहा है उतनी स्पीड से b भी चल रहा है। इसको 10 ले लेते हैं, तो 0.32 ये 0.96 आ गया, ये 20 हो गया, 20 इंटू में 0.01 है ना, इज इक्वल टू 0.32 इंटू में v स्क्वायर, है ना। इसको जरा सब्ट्रैक्ट करो तो 0.2 बचेगा शायद, है ना। हाँ 0.2, 0.96 माइनस 0.2 इज इक्वल टू 0.32 इंटू v स्क्वायर। सो दिस इज 0.76 इज इक्वल टू 0.32 इंटू में v स्क्वायर, है ना। ओके तो देखो बच्चों अब क्या बनेगा। तो v स्क्वायर की वैल्यू आ गई बच्चों 76/32, है ना, यानी कि 38/16, है ना। थोड़ी बेकार सी वैल्यू आ गई। तो 38 का अंडर रूट, है ना, 19/8 रूट 38 nothing can be done about it। ठीक है, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता है, क्या कर सकते हैं। तो यही है बस, तो इसका अंडर रूट ले लेंगे बस। तो v इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा, इसका अंडर रूट 6 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 6.1 डिवाइडेड बाई 4, अराउंड 1.5 समथिंग आ जाएगा। ठीक है बच्चों, so nearly equal to 1.5 meter per second, okay nearly। मतलब 38 का अंडर रूट 6 ले लो, 4 हो गया तो नियरली 1.5 हो गया। 36 का अंडर रूट होता ना, तो अगर ये ऊपर वाला 36 आ जाता, 36 के लिए इसको 72 होना चाहिए। ठीक है, जाने देते हैं।
ठीक है, डन हो गया बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, ये ऐसा ही क्वेश्चन है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन देते हैं आपको। स्प्रिंग के काफी क्वेश्चन हो गए। अब आगे बढ़ा जाएगा। देखो, एक क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है। देखिएगा क्वेश्चन, अ बॉल ऑफ मास 2 kg is projected vertically upwards with a velocity of, हमने एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंक दिया है, 2 kg की बॉल है, with a velocity of with a velocity of 50 meter per second, and it goes up to a maximum height of 120 meter. If g is equal to 10 meter per second square, then calculate work done by air resistance during ascent. एसेंट के दौरान, मतलब ऊपर जाते समय एयर रेजिस्टेंस ने कितना वर्क किया है ये कैलकुलेट करना है। तो इट इज अ लिटिल बिट इजी क्वेश्चन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो, यहां से हमने फेंका और ये यहां तक गई 120 मीटर तक। हालांकि ये फिर नीचे आ जाएगी, बट हमें नीचे जाने की बात नहीं करनी है ना। तो हमने इसको 50 मीटर पर सेकंड से फेंक दिया था और ये 120 मीटर की हाइट तक पहुंची। ओके, जी को 10 लेना है। तो देखो सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन काफी आसान है इसका। तो क्या करेंगे ये कि वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय एयर इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल, ये लगाएंगे। तो ग्रेविटी का वर्क कितना होगा? तो जब ये ऊपर जा रही थी तो ग्रेविटी ने वर्क किया नेगेटिव, क्योंकि फोर्स लग रहा होगा नीचे को। तो m इज 2, g इज 10 एंड डिस्प्लेसमेंट इज 120। अब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में 180 का एंगल है, तो माइनस हो जाएगा वर्क। अब W एयर तो कैलकुलेट ही करना है, तो इसको W एयर ही लिखा रहने देते हैं। K फाइनल है 0 और K इनिशियल है 1/2 इंटू 2 इंटू में 50 का स्क्वायर। तो अब देखिए ये 12 है, 12 दूनी 24 के आगे 2 0, तो माइनस का 2400 प्लस W एयर। अब 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 2500 का दुगना और उसका आधा, 2 से 2 कट गया, तो ये 2500 ही आ गया, इज इक्वल टू माइनस का 2500। तो यहाँ से W एयर की वैल्यू आ गई आपकी माइनस का 2500 प्लस का 2400, दैट कम्स आउट टू बी माइनस का 100 जूल। यानी 100 जूल एनर्जी एयर रेजिस्टेंस खा गया, ऐसा समझ लो। तो जब भी हम बात करते हैं ना कि कैलकुलेट वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस, तो इसका मतलब हम यही बात कर रहे होते हैं कि एयर रेजिस्टेंस ने कितनी एनर्जी खा ली। खाली का मतलब यही है कि वो बर्बाद कर दी, मतलब हीट के रूप में डिसिपेट कर दी। ठीक है, सो द आंसर इज डन। अब हम आगे बढ़ेंगे और इसी क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करेंगे। देखो, अगला पार्ट, इफ द बॉल reach the ground
with speed 48 meter per second, then calculate work done by air resistance during descent. डिसेंट में एयर रेजिस्टेंस ने कितना वर्क किया ये बताओ, ठीक है। तो चलिए देखिए, अब हम ये वर्क एनर्जी थ्योरम ना सिर्फ डिसेंट में लगा देते हैं, ड्यूरिंग डिसेंट। तो डिसेंट का मतलब होता है नीचे आते हुए। तो नीचे आते हुए बॉडी यहां से गिरना शुरू हुई, है ना, 120 मीटर की हाइट से, और जब यहां पहुंची तो उसकी स्पीड 48 मीटर पर सेकंड थी। समझे बच्चों? तो क्या करेंगे, वही वर्क डन बाय ग्रेविटी डैश प्लस वर्क डन बाय एयर डैश इज इक्वल टू के डैश फाइनल माइनस के डैश इनिशियल। मतलब ये पिछले वाले पार्ट से अलग है। चाहो तो डैश लगाओ, चाहो तो ना लगाओ, क्योंकि एक अलग ही क्वेश्चन हो गया है तो एक्चुअली। तो ये हो गया आपका m जो कि 2 है, g जो कि 10 है, और आपका 120 उसका डिस्प्लेसमेंट है। तो फोर्स भी नीचे को है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे को, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इस बार पॉजिटिव रहेगा। प्लस वर्क डन बाय एयर डैश लगा दिया क्योंकि ये पहले पार्ट से अलग है। अब के फाइनल, क्योंकि जब हम डिसेंट देख रहे हैं तो वो 0 स्पीड से चल के और 48 की स्पीड एक्वायर करी उसने। तो 1/2 इंटू 2 इंटू में 48 का स्क्वायर माइनस 0। तो अब देखिए ये तो हो गया आपका 2400 प्लस डब्ल्यू डैश एयर, 2 से 2 कट गया, 48 का स्क्वायर होता है 2304, 2304 है ना, 2304। तो अब यहां से मैं डब्ल्यू डैश एयर निकाल सकता हूं। डैश इसलिए क्योंकि ये डिसेंट का है, तो 2304 माइनस 2400, सो दैट कम्स आउट टू बी माइनस का 96 जूल। मतलब डिसेंट में 96 जूल एनर्जी का लॉस हो गया। समझ गए बच्चों? सो दैट्स इट। अब एक काम और कर सकते थे हम, एक तरीका और था कि हम टोटल वर्क डन बाय एयर निकाल सकते थे, तो एंटायर जर्नी ले सकते थे, है ना। तो क्योंकि हम पहले ही पार्ट में वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस ड्यूरिंग एसेंट निकाल चुके हैं, तो सॉल्यूशन फॉर एंटायर जर्नी, है ना। तो ग्रेविटी का वर्क तो 0 ही हो गया, है ना, बस एयर ने ही वर्क किया है, इज इक्वल टू के फाइनल 1/2 इंटू में 2 इंटू में 48 का स्क्वायर, है ना, माइनस 1/2 इंटू में 2 इंटू में 50 का स्क्वायर। अब मजेदार बात यह है कि पूरी जर्नी में ग्रेविटी का वर्क 0 है। क्यों बोला? क्योंकि वो तो कंजर्वेटिव फोर्स है ना। तो जब बॉडी जहां से चली थी वहीं पहुंच गई, तो नेट वर्क डन बाय ग्रेविटी 0 ही हो गया। तो डब्ल्यू एयर टोटल, है ना, टी और लिख देता हूँ उसमें, टी फॉर टोटल। अब देखो ये तो 48 का स्क्वायर आ गया, ये 50 का स्क्वायर आ गया, तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं हो गया, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी लगा देते हैं, तो माइनस का 2 इंटू में 98, तो ये हो गया 196। तो ये डब्ल्यू एयर टोटल हो गया, तो डब्ल्यू एयर एसेंट, है ना, प्लस डब्ल्यू एयर डिसेंट, है ना, इज इक्वल टू माइनस का 196। तो डब्ल्यू एयर एसेंट तो माइनस का 100 आ ही चुका था, तो प्लस डब्ल्यू एयर डिसेंट, है ना, तो यहां से आ जाएगा डब्ल्यू एयर डिसेंट, है ना, इज इक्वल टू माइनस का 96 जूल। तो ये भी आ गया बच्चों, ठीक है। तो हमने यहां से डब्ल्यू एयर डिसेंट निकाल लिया है। तो दिस इज वन मोर वे ऑफ सॉल्विंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन और देते हैं आपको, देखो। देखिए बच्चों, तो क्वेश्चन ये है कि ये सैंड है, रेत है ना,
और यहाँ से एक छोटी सी बॉल को हमने गिराया है एच हाइट से, और वो सैंड में धंस गई, तो मान लो d डिस्टेंस धंस गई। तो हमें ये बताना है कि सैंड ने ऑन एन एवरेज कितना रेजिस्टिव फोर्स लगाया। ठीक है, तो देखो हॉरिजॉन्टल बना देते हैं। तो क्वेश्चन ये है, अ वेरी स्मॉल dense sphere is released from rest from a point A ये पॉइंट है, ठीक है, at height small h above a sandy ground। सैंडी मतलब सैंड वाला, रेतीला, रेतीला मैदान। such that it strikes the sand and penetrate to and goes up to a distance d into the sand, है ना, such that when it strikes the surface it comes to rest by moving a distance d into the sand, है ना। Calculate the average resistive force exerted by the sand assuming constant। Calculate the resistive force या resistance force इसको कांस्टेंट एज्यूम कर लो। कांस्टेंट रेजिस्टेंस फोर्स एक्सर्टेड बाय सैंड ऑन द बॉल, है ना, ऑन द स्फीयर। स्फीयर पे सैंड ने कितना रेजिस्टिव फोर्स लगाया उसको बताओ, और ये अज्यूम कर लो कि वो कांस्टेंट है। हकीकत में वो कांस्टेंट होगा नहीं, वो स्पीड का फंक्शन होगा, पर एग्जामिनर ने कहा कि अज्यूम कर लो तो करना पड़ेगा। तो देखो इसका जो सॉल्यूशन है वो बहुत ही आसान सा है ना, और वो ये है कि हम ये देखेंगे कि जब बॉल यहाँ पे होगी तो उस पर सिर्फ ग्रेविटी लग रही होगी, और जब बॉल यहाँ होगी तो उस पर एक तो ग्रेविटी लग रही होगी और एक ही एफ भी लग रहा होगा, तो एफ ऊपर को लग रहा होगा रेजिस्टिव फोर्स। तो अगर हम ये मान लें सॉल्यूशन में कि वर्क डन बाय ग्रेविटी, तो एम जी इंटू में एच प्लस डी और माइनस एफ डी, क्योंकि जो सैंड है ना, सैंड का जो फोर्स है वो डी ही डिस्टेंस तक लगा, समझे बच्चों, ये नहीं कि वो पूरे मोशन में लगा, यहाँ पे सैंड का फोर्स ही नहीं होता, सैंड में तो वो डी डिस्टेंस चला, तो एफ डी इज इक्वल टू के फाइनल 0 माइनस के इनिशियल 0। तो यहाँ से एफ की वैल्यू आ गई एम जी इंटू में एच प्लस डी डिवाइड बाई डी। एफ की वैल्यू आ गई एम जी कॉमन 1 प्लस एच बाई डी। तो ये देखो कितने आसानी से निकल गया। अब आप कहोगे कि सर फोर्स नेगेटिव आना चाहिए था, तो इसमें फोर्स नेगेटिव इसलिए नहीं आया क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले ही मान लिया कि रेजिस्टिव फोर्स नेगेटिव वर्क करेगा, यानी वो उल्टी दिशा में लगेगा। अगर मैं यहाँ प्लस लिख देता तो आंसर में माइनस आ जाता, और माइनस ये इंडिकेट करता कि भाई फोर्स जो है वो एम जी के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, यानी अगर मैं यहाँ प्लस लिख दूँ तो यहाँ माइनस आ जाएगा फाइनल आंसर में, एंड माइनस आंसर विल इंडिकेट दैट द, मतलब मैं यहाँ पे अनजान बन रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि फोर्स की क्या दिशा है, तो जब यहाँ माइनस आ गया तो ये बता रहा है कि एम जी की जो दिशा है एफ की दिशा उसके अपोजिट है। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो इसमें सबसे छोटा मेथड यही है इसको करने का, ये यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स, उसको हमें कांस्टेंट मानना है तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल, एक ही स्टेप में आंसर।
ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में।